वो कहते हैं कि आपने 100 रुपए लिए है, इसका मतलब हमारी जिंदगी खरीद ली हो, ऐसी बात नहीं है। हम किसी की चाकरी नहीं करते। हम अब हमें हमारी व्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में अच्छी तरह से पता है। हम किसी की चाकरी नहीं करेंगे और किसी से थोड़े पैसे क्या उधार लिए उससे जिंदगी भर चाकरी करवाओ, ये हो नहीं पाएगा। दाता दिन कहता है तो रुपए मेरे दे दो भैया, लड़ाई काहे की है? मैं आने रुपए ब्याज लेता हूं, तुम गांव घर को समझकर आधा ने रुपए दे दो। गोबर कहता है हम तो 1 रुपया भी नहीं देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं देंगे। तुम्हें लेना हो तो ले लो, नहीं तो अदालत ले जाना। हम जितना पैसा देंगे उतना मान्य करना पड़ेगा। आप जितने चाहो उतने वसूल नहीं कर पाएंगे। अब हम भी होशियार हो गए हैं। यदि आप इससे ज्यादा वसूल कराना चाहते हो तो सीधा अदालत जाइए। दाता दिन कहता है मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गोबर कहता है गर्मी उन्हीं में होती है जो 1 से 10 लेते हैं। हम तो मजदूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है तुमने बैल के 30 रुपए दिए थे, उससे 100 रुपए हुए और आप 100 के 200 हो गए हैं। छाती पर हाथ रखकर कहता है 9 साल में 30 रुपए, 30 रुपए के 200 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से कितना हो गया है? जमीन पर ठिकरे से हिसाब लगाता है और 10 साल में 36 रुपए होते हैं। असल मिलाकर 66 रुपए होने चाहिए थे, उसके 70 रुपए ले लो। ये इससे बेसी 1 कौड़ी में ज्यादा नहीं दूंगा। अब गोबर होशियार हो गया है, उसे अब हिसाब भी समझ में आने लगा है। किस रूप में सेठ और साहूकार ब्याज के रूप में मनमानी करते हैं और गरीब खेतीहर मजदूर, अनपढ़ मजदूर या किसान का जिस रूप में शोषण करते हैं वह हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। दाता दिन होरी से कहता है सुनते हो होरी, गोबर का फैसला, इस तरह का व्यवहार हुआ तो कई दिन संसार चलेगा और तुम बैठे सुनते रहोगे। मगर यह समझ लो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन नहीं पाओगे। मैंने 70 रुपए भी छोड़े, अदालत भी नहीं जाऊंगा। जाओ। जाता है और लौटता है। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो पूरे 200 रुपए लेकर दिखा दूंगा और तुम द्वार पर आकर हाथ बांध कर दोगे। इस प्रकार का आह्वान देकर चला जाता है। जितनी अज्ञानता और जितनी अंधश्रद्धा किसानों के जीवन में हमें देखने के लिए मिलती है, उसकी अंधश्रद्धा वाला और भोले भाले स्वभाव का फायदा ये ब्राह्मण वर्ग भी उठा लेता है। कहता है कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मैं पूरे पैसे वसूल करवा लूंगा तुम्हारे से। झल्लाए हुए तभी पूरी दौड़कर चरण पकड़ लेता है और दाता दिन पैर झटक कर वहां से चला जाता है। गोबर कहता है तुम्ही लोगों ने इन सब का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपए दिए और अब 200 लेगा, ऊपर से डांड और मजूरी कराते कराते मार डालेगा। ये कैसा अन्याय है और अत्याचार है। जब समय रहते आपने इसका विरोध नहीं किया, अपने आप को गरीब मानते हुए, अपने आप को मजदूर मानते हुए किसी की भी गुलामी स्वीकार कर ली, बिना ये देखे कि हम पर अन्याय हो रहा है, आप सीधा सीधा मजदूरी करके या उसका अन्याय मंजूर कर लेते हैं। होरी कहता है मार डाले पर नीति हाथ से न छोड़ेगा। चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वो तो देने ही पड़ेंगे, फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें कैसे बचेगा? जो होगा सो होगा, जो नीति ले जाएगी वो तो काम करेंगे। और ये तो ब्राह्मण है, फिर इनका पैसा हम कैसे डुबाएंगे? गोबर कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा बचाओ? मैं तो यही कहता हूं कि इतना सूद हम नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपया ले लो, और क्या किसी को लूट लोगे? बैंक वाले जितने लेते हैं उससे तो ज्यादा हम दे रहे हैं। इससे तो और क्या, हमारी जिंदगी भर का सब जमा किया हुआ एक ही बार लूटेगा। पूरी कहता है बेटा, जब तक मैं जीता हूं मुझसे अपने रास्ते चलने दो, जब मर जाऊं तो तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर लेना। गोबर कहता है तो तुम ही दे देना, मैं अपने पाँव में कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया है तुम ही भरो, मैं अपनी जान क्यों दे दूं? और अंदर चला जाता है। अगर तुम्हारी इच्छा है कि अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठानी है तो तुम्हारी मर्जी, तो तुम्हारी मर्जी। अब वो कहता है कि तुमने लिया है और तुम ही भोगो। मैं तो कह रहा हूं कि अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना
बहुत जरूरी है। गोबर कहता है क्या शोर मचा रखा है, नाक में दम कर दिया है, इतनी बड़ी हो गई है, रत्ती भर तमीज नहीं है। रूपा और उसकी बहन चीख चीख कर उठती है, तभी गोबर क्रोध में आ जाता है। दोनों रोती हुई अंदर भागती है और होरी घबराया सा बाहर आता है। होरी, दोनों को मारकर भगा दिया। गोबर तेजी से, तुम्ही ने इन सबको बिगाड़ रखा है। होरी, पर इस पर मारने से और भी निर्लज हो जाएगी। 2 जून का बहाना खाना बंद कर दो, आप अपने आप ठीक हो जाएगी। होरी, मैं उनका बाप हूं, कसाई नहीं हूं। अब पानी कौन चलाएगा? गोबर, पानी भी कोई चला लेगा। तेजी से अंदर जाता है और जुनिया को लेकर आता है और पीछे पीछे धनिया और दोनों बेटियां आ जाती है। पानी यही चलाएगी। दोनों बाहर जाते हैं। धनिया, देख, इसने आज जवान लड़की पर हाथ उठाया है। रूपा को मार लेता तो कुछ न था, लेकिन अपनी दूसरी बहन को भी मारा है। पूरी कुछ नहीं कहता। वो जो भी कुछ खो गया, जो वो तो जैसे खो गया, एक क्षण बाद वो बिना कुछ कहे चला जाता है। धनिया, रूपा, सोना भी उसी तरह उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर प्रकाश उभर कर फैल जाता है और गोबर नोखे राम से तेज तेज बातें करते हुए वहां आता है। अब एक नया पात्र है, नोखे राम। गोबर उत्तेश्वर में, यह क्या बात है करिंदा साहब की दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप भी 2 साल का बाकी निकाल रहे हैं। ये कैसा गोलमाल है? देखिए, जितना पैसा लिया था मेरे बाप ने, उतना तो पूरा चुकता कर दिया था, और ये आप भी 2 साल का बाकी कहां से निकाल रहे हो? ये कैसा गोलमाल है नोखेराम? ये भी सेठ साहूकार है। जब तक होरी है मैं तुमसे लेन देन की बातचीत नहीं कर सकता। होरी चुपचाप सह लेता है ना, इसलिए उससे जितना उगलवा ले सकते हैं, जितना उसका शोषण कर सकते हैं, उतना वो कर लेता है। और गोबर के साथ कोई मुंह नहीं लगता, क्योंकि गोबर अब आधुनिक विचारों वाला है। गोबर उत्तर पूछने वाला है, सवाल पूछने वाला है, इसलिए उससे ज्यादा ये लोग दिमाग नहीं लगाते। गोबर कहता है, तो मैं घर में कुछ नहीं हूं? आप होरी से ही बात करेंगे, मेरे बापू से ही बात करेंगे, क्या मैं कुछ नहीं हूं घर में? नोखेराम कहता है, तुम अपने घर में सब कुछ होंगे, इस मामले में तुम कुछ नहीं हो। मेरा और होरी का मामला है, उनका और मेरा हिसाब किताब है, तुम बीच में मत बोलो। नोखेराम, तुम अपने घर से सब कुछ होंगे, इस मामले में तुम कुछ नहीं हो। गोबर, अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए, मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठवा कर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते हो। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप वैसा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं आपके खिलाफ अदालत जाऊंगा। अदालत जाकर वहां पर आपके हाथ में गंगाजल उठवाकर आपसे कसम ले लूंगा। पूरा गांव जानता है आप गांव में पैसे उधार कैसे देते हैं। आप पैसे तो देते हो लेकिन रसीद नहीं देते हो। आप अनपढ़ या गंवार खेतीहर किसान इस रसीद के हिसाब किताब के बारे में क्या जाने। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मैं अदालत जाऊंगा और पूरी ये गांव वाले इस प्रकार जवाब देंगे अदालत में कि आप रसीद नहीं देते। नोखेराम, तुम शहादत दिलवाओगे? हाँ, जरूर दिलवाऊंगा। सीधे साधे किसान है, कुछ बोलते नहीं है, तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू है। राय साहब वही रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। गांव के सब लोग उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल करूंगा। आप जैसे मुखिया लोग, आप जैसे साहूकार लोग, जितना शोषण हो सके उतना शोषण हमारा तो कर लिया है। बेचारे किसान भोले वाले हैं, उनके भोले भालेपन का फायदा तो आपने उठा लिया है। राय साहब ये जमींदार है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ भी हम पर अन्याय और अत्याचार करेंगे। और कब तक सहेंगे हम? सब लोग उनको डरते हैं, उनकी ताकत से, उनकी सत्ता से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरने वाला। रत्ती रत्ती हाल करके छोड़ूंगा। नोखीराम कहता है, राय साहब से कहोगे? मुख भाव के साथ प्रकट करते हुए, हाँ कहूंगा, और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। मैं देखूंगा कि कैसे तुम मेरे से पैसे वसूल कर लेते हो। नोखीराम,
मैं दोबारा क्यों वसूल करूंगा, और तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो, इसमें गर्म होने की कौन सी बात है। उसे समझाता है नोखीराम। गोबर कहता है, बात क्यों नहीं है, दादा ने पाई पाई लगा चुका दिया है, तुम कहते हैं कि 2 साल का बाकी है। इतना पैसा आपका देने के बावजूद भी आप कौन सा हिसाब किताब आपने निकाला है, और अभी कह रहे हो कि 2 साल का पैसा बाकी है। नोखेराम, अगर हुरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो टाके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। मैं अभी कागज निकाल कर देखता हूँ। जाता है और मुड़कर देखता है। तुम निशा खातिर रहो, अगर रुपए आ गए तो कहीं नहीं जा सकते। मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए होंगे। देखिएगा, जिस प्रकार गोबर ने अदालत जाने की धमकी दी, और जिस प्रकार गोबर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है, जब तक कि इन मुखिया लोगों को, जब तक कि इन जमींदार लोगों को कोई चुनौती नहीं देता है, तब तक ये कैसे डरने वाले हैं। अभी तक होरी हो या होरी जैसे अन्य किसान हो, अनपढ़ हो, या अनपढ़पन का फायदा इन पढ़े लिखे लोगों ने उनका उठा लिया। जितना मर्जी चाहो उतना लिख लिया। 20 रुपए के 200-200 रुपए तक ब्याज में वसूल करा लिए। कभी पर जमीन रखवा ली, कहीं पर मजदूरी के रूप में रखवा लिया। हर तरह का शोषण इन लोगों का किया। क्यों? क्योंकि वो आवाज उठाते नहीं थे, क्योंकि वो खिलाफ बोलते नहीं थे, क्योंकि वो प्रश्न नहीं करते थे। लेकिन गोबर ने अब प्रश्न करना शुरू कर दिया है। गोबर ने अब जवाब पूछना शुरू कर दिया है। यहां तक कि राय साहब या जमींदार को भी वो कुछ मानता नहीं, ऐसा उसने कह दिया है। और नौखेराम को जब वो अदालत जाने की धमकी देता है, तो कहीं नौखेराम नरम हो जाता है, डर जाता है, और कहता है कि शायद कहीं लिख कर रखे होंगे, अगर होरी ने पैसे दिए हैं तो तुम निश्चिंत रहो। मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने कुछ रुपए दिए थे। वहां से चला जाता है। होरी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। होरी, नोखीराम चले गए। गोबर, जाते न तो क्या करते, लेकिन मैं कह देता हूं दादा, मैं कहां कहां तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। 70 रुपए दिए जाता हूं, दाता दिन ले तो देकर भरपाई लिखा लेना। उसके ऊपर तुमने एक पैसा भी दिया तो फिर मुझसे एक पैसा भी न पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूं कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कमा कर भरवाता रहूं। मैं कल चला जाऊंगा। एक 70 रुपए जितना हिसाब होता है दाता दिन का, बस उतना ही देना हिसाब के अनुसार। उससे ज्यादा 1 रुपया भी उनको मत देना, वो कहता है। और 1 रुपया भी उससे नहीं देना। और मैं लखनऊ जाकर या गांव से बाहर जाकर इसीलिए कमाता नहीं हूं कि ये सब लूट लेकर चले जाए। इसलिए तुम्हारी नेकी, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ रखो, लेकिन धर्म और नेकी के साथ साथ न्याय और अन्याय की भी बातें समझ लो। धनिया आती है, धनिया कहती है, अभी क्यों जाते हो बेटा, 2-4 दिन और रहकर ऊख को बोनी करा लो, और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर ले लो, फिर जाना। इतनी जाने की क्या जल्दी है, तुम थोड़ी देर यहाँ पर रहो, थोड़ा ऊख भी लगाना है वो लगा लो, और कुछ लेन देन भी बाकी है वो भी करवा लो, और फिर ले जाना, फिर जाना। गोबर कहता है, मेरा 2-3 रुपया रोज का घाटा हो रहा है, ये भी समझती हो। यहाँ मैं बहुत बहुत 4 आने की मजदूरी करता हूँ, और आपकी मैं झुनिया को भी लेता जाऊंगा। वहां मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। इस बार जो मैं जाऊंगा तो मेरी पत्नी को साथ लेकर जाऊंगा। मैं यहाँ रोजगार वहां मेरा डूब रहा है, मुझे वहां गांव वापस लखनऊ वापस जाना होगा। धनिया डरते डरते कहती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन वहां वो कैसे अकेले घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी। गोबर, अब बच्चे को देखूं कि अपनी सुविधा देखूं, मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाता। दुनिया, ले जाने को मैं नहीं रोकती बेटा, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, न कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट है। जब पत्नी को ले जाने की बात कर रहे हैं तो ये सब सोच लो। गोबर, परदेश में भी संगी साथी निकल जाते हैं, और ये तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना है। खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। देखिएगा, जितनी दुनियादारी शहर में रहकर समझ लिया है आप गोबर, वैसी वो बातें कर रहा है। धनिया कहती, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसे के यारों में समझ लिया क्या? मतलब माँ बाप
के बारे में माँ बाप को क्या उन्हीं तराजू में तोल लेते हो जिन तराजू में अपने दोस्तों या संगी साथी को तोल लेते हो? गोबर कहता है आंखों से देख रहा हूं। धनिया कहती नहीं देख रहे हो। माँ बाप का मन इतना निष्ठुर नहीं होता है बेटा। हाँ, लड़के अलबत्ता जहां चार पैसे कमाने लगे कि माँ बाप की आंखें फेर ली। माँ बाप कर्ज कवाम लेते किसके लिए लेते? लड़के लड़कियों के लिए लेते हैं क्या खुद के भोग विलास के लिए लेते? और होरी ने जो भी पैसा लिया वो किसके लिए लिया? क्या खुद के लिए लिया? क्या खुद की अय्याशी के लिए, भोग विलास के लिए लिया? नहीं, बल्कि बच्चों के कल्याण के लिए लिया। घर का पालन पोषण हो, सभी को पेट भर के अनाज मिले, इसलिए तो लिया है। गोबर कहता है क्या जाने तुमने कितने लिए कर्ज लिया। मैंने तो एक एक पैसा भी नहीं जाना है। मुझे क्या पता आपने कितना कर्ज लिया है। मुझे तो एक पैसे की भी जानकारी नहीं है। दुनिया कहती बिना पाले ही इतने बड़े हो गए क्या? गोबर, पालने में तुम्हारा लगा क्या? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था। देखिएगा जिस प्रकार से बातें गोबर अपनी माता पिता से कर रहा है, शहरी हवा उसको लगी और बिल्कुल व्यावहारिक वो बात कर रहा है। पाल जब उसकी माँ कहती है कि पाल पोस कर इतना बड़ा किया मतलब क्या उपकार किया है? उपकार की भाषा वह कर रहा है। क्या मुझे कितना लाड प्यार से पाला है? क्या कभी मुझे दूध मिला या मक्खन मिला है? धनिया चौंकती और कहती गोबर, गोबर मैं झूठ कह रहा हूं और अब तुम चाहती हो और दादा भी चाहते कि मैं सारा कर्जा चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं, जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी गोबर झटक देता है। वो कहता है कि मैं परिवार का पालन पोषण करूं, अपनी बहनों की शादी करूं, या सब कर्जा चुकाऊं, या मैं मेरे बाल बच्चे का देखूं। मेरे से और नहीं होता है। पूरा पल्ला झाड़ लेता है अपने जवाबदेही से। धनिया दुखी स्वर में कहती है ये मंत्र तुमने कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे नहीं थे। ये सब जुनिया की सीख है। मैंने जानती थी जुनिया नागिन बनकर हमें से। ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है? कोई बाहर से तो नहीं सिखाता होगा। शायद हो सकता है जुनिया मतलब तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा रही हो। मुझे पता ही था जुनिया इसी तरह नागिन बनकर हमें डसेगी। गोबर तिनक कर अम्मा, मैं नादान नहीं हूं कि मैं जुनिया मुझसे मंत्र पढ़ावेगी। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। आपने जितना कर्जा लिया है, जो लिया है वो आप निपटो। ये पूरे घर का कर्जा या पूरे घर का बोझ अब मैं नहीं उठा पाऊंगा। जुनिया तेजी से अंदर जाती है। अम्मा जुलाई का गुस्सा दाढ़ी पर न उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि उससे फोड़ दूंगी। अपना भला बुरा समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। देखिए अब जुनिया भी गोबर की तरह ही बातें करने लगी। वो कह रही कि मैंने उसे भड़काया नहीं है। खुद उसको अपने अच्छे और बुरे के बारे में अच्छी तरह से पता है। इसलिए आदमी इसलिए जन्म नहीं लेता कि सारी उम्र काम करते रहे और एक दिन पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए और खाली हाथ मर जाए। इसलिए नहीं काम करता व्यक्ति। धनिया दांत पीस कर कहती है अच्छा जुनिया, बहुत ज्ञान न बगार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने जोग हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी, उस घड़ी में अपना भला बुरा सोचने लगते तो तेरा आज कहीं पता नहीं होता। जब संकट में थी जुनिया, जब घर से निकाल दिया था जुनिया को, तो पूरे गांव का विरोध स्वीकार करके ही होरी और धनिया ने उसे अपने घर पर बहू के रूप में रखा था। यहां तक कि जुनिया के बाप ने भी इसी प्रकार की धमकी दी थी कि अगर जुनिया को घर से निकाल नहीं दिया जाएगा तो मैं बैल छुड़वा कर ले जाऊंगा। और बैल छुड़वा कर भी ले जाता है, कंगाल कर देता है उसे। इतना होने के बावजूद भी आज तू कह रही है कि भले बुरे के बारे में, क्या तुमने तभी नहीं सोचना था? जुनिया कहती है ओह पता न होता क्या किया मेरे साथ। सारे गांव वाले जानते हैं तुम्हें। देखिए अब उस पर ही उल्टा पड़ रही है कि क्या किया तुमने
मुझे पता है सब। धनिया, गांव वाले क्या जानते हैं, सुन तू। बड़ी आई गांव वाली, 2-3 दिन में जबान निकालने लगी है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का काम भी करना पड़ता है। वहां रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी। अब तुम्हें यहाँ रहने में कोई रुचि नहीं है, मुझे पता चला। यहाँ तुम्हें तो कोई साज श्रृंगार करने को मिलता नहीं है। अब सब मिलता है तो गोबर की तरफ मिल जाएगा वहां पर। वहां पर देखने वाला कौन है, और काम भी तो क्या है। इसीलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू ये घर छोड़कर क्यों जाना चाहती है। जुनिया कहती, खाऊंगी और पहनूंगी भी, अपने मर्द की कमाई है, किसी गैर की तो नहीं है। सब खाने पहनने को तो कमाते हैं, और फिर मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या। वो कहती भी है, जैसे आप कह रही है वैसे मैं करूंगी भी, खाऊंगी पीऊंगी सब कुछ करूंगी, अपने मर्द के पैसे से करूंगी। तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या जाता है। धनिया कहती है, मुझे क्या। आज तू ऐसी बोलती है, यहाँ शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगी होती। और ये सही बात है। जब पूरे गांव का विरोध था दुनिया को घर पर रख लेने में, पूरे गांव का विरोध था, लेकिन फिर भी गांव का विरोध होने के बावजूद भी होरी और धनिया ने बड़े संभल कर उसे पाला था और घर में आश्रय दिया था। और वो कहती भी है, यदि तुम्हें हमने तब शरण नहीं दी होती तो आज कहीं गांव में भीख मांगती होती। दुनिया जुनिया कहती, अब जैसे रानी बनी बैठी हूं, दिन भर काया गलाती हूं, क्या मैं क्या रानी जैसे रहती हूँ घर में। दिन भर परिश्रम करते रहती हूँ। गांव के स्त्री पुरुष आकर खड़े होते हैं, कुछ समझाते भी है पर दोनों तेज। पूरे गांव वाले लोग समझाते हैं कि भाई तुम जाओ मत, यहीं रहो, अपने माता पिता का पालन पोषण करो। अगर गए भी तो कम से कम उस पर जो कर्जा है वो चुका दो, और ऐसी एहसान फरामोशी की बातें मत करो। धनिया कहती है, काया तू ही गलाती है, और हम तो जैसे टांग फैलाकर सोते हैं। सुनो तो इस चुड़ैल की बातें। जुनिया, ये क्या सुनेंगे मेरी बातें। ये क्या नहीं जानते कि तुमने हीरा और शोभा काका के साथ क्या क्या किया। तुमने उन्हें कहीं का न रखा। सब लोग जानते हैं कि तुमने शोभा मतलब हीरा के जो, होरी के जो दो भाई है उनके बारे में कह रही है। तुमने क्या क्या किया उनको, और किस प्रकार घर से निकाल दिया। गोबर कहता है, ये तो मुझे भी बर्बाद करने पर तुली है अम्मा। देखिए गोबर भी उल्टा पड़ गया, कहता है कि ये तो मुझे भी जो है वह आ, आ, मुझे भी जो है लूटना लुटवाने पर पड़ रही। तुम नाहक उसे कोस रही हो, तुम्हारी किसी से। दुनिया कहती, मैं नाहक कोस रही हूँ, उसे कोई कोस नहीं देख, उसका कोई दोष नहीं देखा जाता। इसके पीछे डांट देना पड़ा, बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई, और आज यह चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आंखें निकल आई। देखो, जिसको आश्रय हमने दिया वही हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। आज पैसे क्या देख लिए तुम्हारे पास, उसकी अकल आप ठिकाने आ गई है। गोबर कहता, अम्मा तुम्हारी आज तक किसी ने न पटी, तो जुनिया से कैसे पट सकती है। चल जुनिया चल, मैं अभी शहर जाता हूं। और दोनों शहर के लिए शहर निकलने के लिए अंदर चले जाते। धनिया, जाओ सब जाओ, लेकिन कह देती हूं मैं भी की पूरी एकदम, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं। धनिया चुप रहे, मेरे मुंह में कालिक मत लगा लेना। जो जिसका जी चाहे जिसे जो करना हो करने दे। कर्जा अगर हम पर है, हम पाई पाई करके मजदूरी करके लौटा देंगे, लेकिन अब इनसे कुछ मत कहना। धनिया, तुम भी मोटी ढाल पकड़ने चले, मैं ही दोषी हूं। वो जो जैसे फूल बरसा रहा है। गोरी कहता है, जो छोटे के मुंह लगा वो छोटा हो जाता है। जुनिया छोटी है क्या। गोरी, अच्छा वो छोटी नहीं बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखोगे। अगर उनकी इच्छा ही नहीं है यहाँ रहने की तो तुम जोर जबरदस्ती क्यों कर रही है। माँ बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना, वो हमने कर लिया। जो हमारा कर्म था वो कर्म हमने पूरी तरह से निभा दिया। अब जो उसे आगे जो भी करना हो वो करने दे। धनिया, और लड़कों का कुछ धर्म नहीं है क्या। गोबर बिस्तर लिए आता है और जुनिया चुंदरी पहने, चुन्नू के टोप और फ्रॉक
पहन रखा है, सोना रूपा पागल सी पीछे पीछे है। और होरी गोबर के पास आकर करुण कंठ से कहता है, होरी बेटा, तुमसे कुछ कहने को मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पांव छू लोगे तो बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? मेरी एक प्रार्थना है, तुम जाना चाहते हो जाओ, लेकिन जाने से पहले कम से कम अपनी माँ के, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें अपने छाती से दूध पिलाकर बड़ा किया है, उसके पैर छूकर जाना। गोबर मुंह फेंक कर कहता है, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी रूंधे गले से, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहां रहो सुखी रहो। अगर तुम उसे माँ नहीं समझते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम उसके पैर नहीं छूना चाहते तो कोई बात नहीं, जहां जाना हो जाओ और सुखी रहो, ऐसा वो कहता है। होरी जुनिया सास के पास जाती है, आंचल से चरण छूती है, पर धनिया नहीं बोलती। आगे आगे बालक को लिए गोबर, पीछे पीछे बिस्तर लिए झुनिया। मंच पर रूपा सोना है, जो पीछे पीछे जाती है, रोती है, छिटकती है। होरी है जो रोता हुआ एकटक दिखता है। धनिया है जो कहीं न देखकर रोए जा रही है। तभी धीरे धीरे मंच पर अंधकार फैलने लगता है और उसी के साथ नेपथ्य से उद्घोष का स्वर आ जाता है। देखिएगा, जो होना था उसकी जिंदगी में वो हो गया। अब इतना जो उम्मीद थी इस घर की और परिवार की, गोबर की, गोबर को पाल पोस कर बड़ा किया था, और यही पाल पोस कर बड़ा जिसको किया, जिंदगी भर इसके लिए तपते रहे, मजदूरी करते रहे, कष्ट सहते रहे, लेकिन इतना बड़ा करने के बावजूद भी वो जिस तरह की घटना करता है, मतलब जुनिया के साथ अवैध संबंध बना लेता है और उसे छोड़ देता है और भाग जाता है, वो भी हुरी और धनिया ने स्वीकार कर लिया। जुनिया को संभाला, पूरे गांव के विरोध के बावजूद भी उसको घर में आश्रय दिया। उसके बाद जब वापस लौट कर आता है गोबर, उसे भी आश्रय दिया जाता है, लेकिन गोबर अब शहर की भाषा बोलने लगता है, न्याय अन्याय की भाषा बोलने लगता है, और शहर की व्यावहारिकता को उसने अब अच्छी तरह से समझ लिया था। इसलिए माँ बाप की उसको अब जरूरत नहीं रही थी। माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं था, उसके पैर छूने तक के लिए तैयार नहीं था। होरी को बड़ा दुख हो जाता है, धनिया को भी बड़ा दुख हो जाता है। होरी हो, धनिया हो, सोना हो, रूपा हो, ये सब जो है वो रोने लगते हैं कि वह सब चला गया। और स्टेज के पीछे से आवाज आती है, बेचारा होरी, आखिर बेटा भी चला गया। रोने से तो समस्या का हल होता नहीं, यह वो अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उसे दो बेटियों का विवाह करना है। बड़ी जिम्मेदारी है होरी पर। केवल पहले वाला कर्ज ही नहीं चुकाना है, अपनी जमीन छुड़वा कर ही नहीं लेनी है, बल्कि अपने दोनों बेटियों का विवाह करने की जिम्मेदारी उस पर है। और घाव पर नमक छिड़कने की तरह मंगरू सा मुकदमा जीत गया। होरी पर 150 रुपए की डिग्री हो गई। इसलिए एक दिन मंगरू शाह अमीन को लेकर आया और खेत काट कर लेकर गया। देखिएगा, उसके खिलाफ जो अदालत में केस चल रहा था, वो भी दुश्मन खेमे ने जीत लिया। अब होरी के पास कुछ बचा नहीं था। जितनी जमीन थी, उस जमीन को भी उन्होंने काट कर लेकर गए। लेकिन जहां अंधकार है, वहां बीच बीच में प्रकाश की रेखाएं भी उभर आती है। ऐसे समय में उसकी समधन आकर उसकी सहायता करती है और उन्हें कुछ रुपए दे देती है। एक दिन वो रुपए लौटा दे तो होंगे, पर अभी तो उसके सहारे एक बेटी की शादी हो जाती है। दूसरी बेटी के लिए भी प्रस्ताव आता है। वो अधेड़ है, पर पैसे वाला है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। वे चाहते तो नहीं थे, पर विवश होकर छोटी बेटी की भी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ मजबूरन होरी को करनी पड़ती है। वह विवश हो जाता है। तभी रूठा हुआ बेटा भी घर लौट आता है। कुछ क्षण के लिए घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, पर उससे जमीन जाने का डर तो दूर नहीं होता है। कर्ज भी उतरता है। बिना किसी को बताए उसने छोटी बेटी के वर राम सेवक से रुपए लिए थे। इस बात की उसे बड़ी पीड़ा है। और हाँ, एक गाय भी तो लेनी है। ये परेशानियां उसे आराम से सोने नहीं देती है। सेहत गिरती चली जाती है।
इस दौरान बहुत कुछ घटनाएं घटती है। जाने के बाद होरी के बेटे गोबर को गोबर घर छोड़ जाने के बाद वीरान सा वो हो जाता है, लेकिन उसकी समधन जो है वह होरी की मदद करती है, कुछ रुपए पैसे देती है उसको, घर तो चल जाता है। ऐसे में उसकी बड़ी बेटी रूपा की भी शादी हो जाती है और सोना की भी शादी एक आधेड़ उम्र के साथ, बहुत कम उम्र में की जाती है। और कुछ पैसे भी वो उधार लेता है उनसे, और जैसे वैसे घर चला जाता है। और इतने में रूठा हुआ जो उसका बेटा है वो भी भोला, वो भी जो है गोबर वापस आ जाता है। लेकिन जितना कर्ज हुआ है, जितनी जिम्मेदारियां है, उससे तो और अधिक वह स्वास्थ्य उसका खराब होता चला जाता है। हम आगे के लेक्चर में, हमारा भी समय खत्म हो गया है, आगे के लेक्चर में हम बाकी का पार्ट, अंतिम 2 पन्ने रह गए हैं, बाकी का पार्ट ये पूरा करके पूरा हमारा नाटक समाप्त हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे हम होरी का चरित्र, गोबर का चरित्र, चरित्रात्मक और उद्देश्य के अनुसार उसका विश्लेषण करेंगे। और आज का ये क्लास जो है वह यही समाप्त हो जाता है। ठीक है।